हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम VMOU पॉलिटिकल साइंस पार्ट 1 के असाइनमेंट के प्रश्नों का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम असाइनमेंट के प्रश्नों के प्रश्न व उत्तर दोनों का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राजनीति विज्ञान के आधार, पेज नंबर 1, पेपर कोड PS01, सेक्शन ए, प्रश्न 1। पहला प्रश्न, राजनीति विज्ञान के परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण में कोई दो अंतर बताइए। उत्तर, पारंपरिक दृष्टिकोण राज्य और सरकार पर केंद्रित होता है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण शक्ति, सत्ता और प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। पारंपरिक दृष्टिकोण नैतिक और मूल्यात्मक है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण वैज्ञानिक, अनुभवजन्य और मूल्य निरपेक्ष होने का प्रयास करता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन से आप क्या समझते हैं? राजनीति विज्ञान और इतिहास की किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित हैं? उत्तर, अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन वह दृष्टिकोण है जिसमें किसी विषय या समस्या को समझने के लिए एक से अधिक शैक्षणिक विषयों के ज्ञान और विधियों का उपयोग किया जाता है। राजनीति विज्ञान और इतिहास घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं, क्योंकि इतिहास राजनीति विज्ञान के लिए आवश्यक संदर्भ और डेटा प्रदान करता है, जबकि राजनीति विज्ञान ऐतिहासिक घटनाओं के विश्लेषण के लिए सैद्धांतिक ढांचा प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, उत्तर व्यवहारवाद से आप क्या समझते हैं? व्यवहारवाद की तुलना में उत्तर व्यवहारवाद आधुनिक राजनीति विज्ञान की अधिक विकसित अवस्था है। डेविड ईस्टन के अनुसार उत्तर व्यवहारवाद भविष्य की ओर उन्मुख है और राजनीति विज्ञान को नई दिशाओं की ओर मोड़ने के साथ ही यह अतीत व्यवहारवाद की उपलब्धियों को स्वीकार करते हुए उसमें कुछ नया जोड़ने में प्रयत्नशील है। प्रश्न 4, डेविड ईस्टन के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था में विद्यमान प्रतिसंभरण का कार्य है। उत्तर, प्रतिसंभरण पर्यावरण व राजनीतिक व्यवस्था के मध्य हो रही अंतःक्रिया ही प्रतिसंभरण प्रक्रिया कहलाती है। इसके द्वारा राजनीतिक व्यवस्था व सदस्यों के मध्य संप्रेषण कायम होता है। एक तरफ व्यवस्था द्वारा लिए गए निर्णय, नीतियों व उनके क्रियान्वयन का प्रभाव व सूचना पर्यावरण व जनता तक पहुंचती है। प्रश्न 5, न्यायपालिका नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने वाला महत्वपूर्ण संस्था है, समझाइए। उत्तर, न्यायपालिका का सबसे महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व संविधान द्वारा दिए गए नागरिक अधिकारों की रक्षा करना है। व्यक्ति की स्वतंत्रता व अधिकारों का हनन यदि किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किया जाए तो न्यायपालिका द्वारा उसे सुरक्षा प्रदान की जाती है। प्रश्न 6, जॉन रोल्स द्वारा प्रतिपादित न्याय के दो सिद्धांत क्या हैं? उत्तर, समान स्वतंत्रता का सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति को सबसे व्यापक बुनियादी स्वतंत्रता का समान अधिकार मिलना चाहिए, जो दूसरों के लिए भी समान स्वतंत्रता के साथ संगत हो। 2, अंतर का सिद्धांत और अवसर की उचित समानता का सिद्धांत सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को इस तरह से व्यवस्थित किया जाना चाहिए कि वे सबसे कम सुविधा प्राप्त सदस्यों को अधिकतम लाभ पहुंचाए। सभी पदों के लिए पदों और स्थितियों के द्वार खुले हो। आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 3, सेक्शन बी, प्रश्न 1, राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद के उदय के कारण क्या है?
उत्तर, नए विश्व में तेजी से बदली तकनीकी प्रवृत्तियों तथा बदलती अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्थाओं के कारण नए उपागमों, शोध की गई तकनीकों को शामिल करना जरूरी महसूस करना जरूरी हुआ। यूरोपीय साम्राज्यों के विघटन के साथ साथ एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में नए राज्यों के उत्थान के कारण जरूरी हो गया था कि नए देशों की राजनीतिक प्रक्रियाओं को भी ठीक से समझा जाए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के वर्षों में राजनीति शास्त्रियों ने अपने विषय की वर्तमान स्थिति के संबंध में कुंठा की भावना बढ़ने की वजह से व्यापक असंतोष को जन्म दिया आदि। प्रश्न 2, राजनीतिक आधुनिकीकरण क्या है? इसकी विशेषताएं क्या हैं? उत्तर, राजनीतिक आधुनिकीकरण एक पारंपरिक राजनीतिक व्यवस्था से एक आधुनिक, अक्सर लोकतांत्रिक व्यवस्था में संक्रमण की प्रक्रिया है, जो समाज, अर्थव्यवस्था और प्रौद्योगिकी में हुए बदलावों को समायोजित करती है। इसकी विशेषताओं में सत्ता का तर्कसंगत होना, विशिष्ट राजनीतिक कार्यों के लिए नई संरचनाओं का विकास और नागरिक भागीदारी भी शामिल है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, संविधानवाद और विधि का शासन से आप क्या समझते हैं? ये एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं? उत्तर, संविधानवाद ऐसा विचार है कि सरकार की शक्तियां सीमित होनी चाहिए। इसका मतलब लिखित या अलिखित द्वारा नियंत्रित होनी चाहिए। इसका मतलब है कि सरकार को अपनी शक्ति का उपयोग संविधान द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं और सीमाओं के अनुसार करना होगा, न कि मनमाने ढंग से। यह कानून के शासन में विश्वास रखता है, जो निरंकुशता के विपरीत है और नागरिकों के अधिकारों तथा स्वतंत्र न्यायपालिका जैसे सिद्धांतों पर आधारित है। विधि का शासन का अर्थ है कि कानून सर्वोपरि है और सभी नागरिक, चाहे वे कोई भी हो, कानून के अधीन हैं और उन पर यह समान रूप से लागू होता है। मुख्य सिद्धांत: कानून की सर्वोच्चता, कानून के समक्ष समानता, मनमानी शक्ति पर रोक, न्याय संगत प्रक्रिया। महत्व: लोकतंत्र का आधार, अधिकारों की सुरक्षा, निष्पक्षता। संविधानवाद एक व्यापक सिद्धांत है जो सरकार की शक्ति को सीमित करने, शक्तियों के पृथक्करण और व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा पर केंद्रित है, जबकि विधि का शासन एक विशिष्ट सिद्धांत है जो बताता है कि सभी व्यक्तियों और संस्थाओं कानून के अधीन होना चाहिए और कानून का पालन करना चाहिए। प्रश्न 4, स्वतंत्र न्यायपालिका से क्या तात्पर्य है? इसे कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है? उत्तर: स्वतंत्र न्यायपालिका अर्थ है कि यह सरकार की अन्य शाखाओं, विधायिका और कार्यपालिका से स्वतंत्र है और किसी भी बाहरी प्रभाव या बदलाव से मुक्त होकर काम करती है। इसका मतलब है कि न्यायाधीश निष्पक्ष निर्णय ले सकते हैं। स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के तरीके: कार्यकाल की सुरक्षा: न्यायाधीशों को मनमाने ढंग से पद से नहीं हटाया जा सकता है। उनके कार्यकाल की सुरक्षा उन्हें दबाव से बचाती है। वित्तीय स्वायत्तता: न्यायपालिका का बजट सरकार के अन्य अंगों से स्वतंत्र होना चाहिए ताकि उसे वित्तीय दबाव का सामना न करना पड़े। न्यायिक समीक्षा: न्यायपालिका को यह शक्ति है कि वह संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून की समीक्षा कर सके और उसे
असंवैधानिक घोषित कर सके यदि वह संविधान के विरुद्ध हो। शक्तियों का पृथक्करण, यह सुनिश्चित करना कि सरकार की 3 शाखाएं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे के काम में अनावश्यक दखल न दे। अनुच्छेद 50, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है, जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता का एक महत्वपूर्ण संवैधानिक आधार है। प्रश्न 5, ऐतिहासिक भौतिकवाद सिद्धांत के अंतर्गत मार्क्स द्वारा प्रतिपादित 6 अवस्थाओं को संक्षेप में समझाइए। उत्तर, मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद के अनुसार समाज 6 अवस्थाओं से गुजरता है। इन अवस्थाओं का निर्धारण उत्पादन के तरीके और वर्ग संघर्ष से होता है, जहां प्रत्येक अवस्था का अंत संघर्ष के कारण अगली अवस्था में संक्रमण के साथ होता है। मार्क्स द्वारा प्रतिपादित 6 अवस्थाएं: आदिम साम्यवाद, शुरुआती दौर जिसमें संसाधनों पर सामूहिक स्वामित्व था और कोई वर्ग विभाजन नहीं था। दास प्रथा, इनमें समाज दास, मालिक और गुलामों में बंट गया, जो उत्पादन के मुख्य साधन थे। सामंतवाद, इस अवस्था में सामंत भूमि के मालिक थे और कृषक उनसे जमीन पर काम करने के बदले लगान लेते थे। पूंजीवाद, इस अवस्था में उत्पादन के साधनों के मालिक पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग के बीच संघर्ष होता है। पूंजीपति वर्ग मजदूरों का शोषण करके मुनाफा कमाता है। समाजवाद, पूंजीवाद के अंतर्विरोधों से उत्पन्न होने वाली यह अवस्था है, जहां उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण होता है और वर्ग संघर्ष को खत्म करने की कोशिश की जाती है। साम्यवाद, यह अंतिम अवस्था है जिसमें वर्ग और राज्य पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। यहाँ प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार, प्रत्येक का उसके आवश्यकता के अनुसार के सिद्धांत पर समाज का संचालन होता है। सेक्शन सी। प्रश्न 1, डेविड ईस्टन द्वारा प्रतिपादित व्यवहारवाद की मूल मान्यताएं स्पष्ट कीजिए। उत्तर, डेविड ईस्टन द्वारा प्रतिपादित व्यवहारवाद की मूल मान्यताएं हैं कि यह वैज्ञानिक और व्याख्यात्मक अध्ययन पर केंद्रित है, जिसमें मानव के राजनीतिक व्यवहार का पर्यवेक्षण, मापन और सत्यापन किया जाता है। इसकी प्रमुख मान्यताएं नियमितताओं की खोज, सत्यापन, परिमित मात्रात्मक विश्लेषण, मूल्यों की विशेषता से अलग रखना, प्रारंभ से वैज्ञानिक व्यवस्थीकरण और अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ एकीकरण है। इसका लक्ष्य राजनीति विज्ञान को एक शुद्ध विज्ञान बनाना है, जो बिना किसी पूर्वधारणा के काम करता है, और अंतिम लक्ष्य सामाजिक मुद्दों को दबाने के लिए ज्ञान का उपयोग करना है। व्यवहारवाद की मूल मान्यताएं नियमितताएं, सत्यापन, परिमाणीकरण, मूल्यों का अलगाव, व्यवस्थितीकरण, शुद्ध विज्ञान, एकीकरण। प्रश्न 2, एडवर्ड शिल्स द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक विकास की 5 विभिन्न अवस्थाओं की विवेचना कीजिए। उत्तर, एडवर्ड शिल्स के अनुसार राजनीतिक विकास की 5 अवधारणाएं हैं। 1, पारंपरिक कुलीन तंत्र, यह सबसे प्रारंभिक चरण है, जहां समाज पारंपरिक संरचनाओं पर आधारित होता है
और सत्ता कुछ कुलीनों के हाथ में होती है। 2. अधिनायकवादी कुलीन तंत्र। इस चरण में कुलीन तंत्र अभी भी प्रबल होता है, लेकिन वे अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए अधिनायकवादी तरीकों का उपयोग करना शुरू कर देते हैं। 3. कुलीन तंत्र का आधुनिकीकरण। इसमें कुलीन वर्ग अपनी व्यवस्था में कुछ आधुनिकीकरण के तत्व शामिल करता है, लेकिन सत्ता अभी भी मुख्य रूप से कुलीन वर्ग के हाथों में ही रहती है। 4. संरक्षक लोकतंत्र। इस चरण में राजनीतिक व्यवस्था में लोकतंत्र के कुछ तत्व दिखाई देने लगते हैं, लेकिन शासक वर्ग के संरक्षक की भूमिका अभी भी महत्वपूर्ण होती है। 5. राजनीतिक लोकतंत्र। यह सबसे अंतिम चरण है जहां एक वास्तविक राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित होता है, जिसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण और नागरिकों की भागीदारी प्रमुख होती है। प्रश्न 3. मार्क्स द्वारा प्रतिपादित इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। उत्तर: मार्क्स के अनुसार सभी परिवर्तन भौतिक या आर्थिक कारणों से होते हैं। जीवन के लिए आवश्यक पदार्थों के उत्पादन की दृष्टि से समाज की रचना होती है। आर्थिक परिस्थितियां ही मनुष्य के आचार विचार, सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं का स्वरूप निश्चित करती हैं। मार्क्स द्वारा प्रतिपादित इतिहास संबंधी दृष्टिकोण, जिसके अनुसार इतिहास में आकस्मिकता, संयोगों और व्यक्तिगत आकांक्षाओं में कोई स्थान नहीं है, बल्कि इतिहास को एक तार्किक और क्रमबद्ध विकास का परिणाम माना जाता है। सामाजिक तथा राजनीतिक परिवर्तन जीवन की भौतिक अवस्थाओं के कारण अर्थात उत्पादन और वितरण प्रणाली पर निर्भर करते हैं। इस प्रकार स्पष्टतः कहा जा सकता है कि इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के संबंध में कार्ल मार्क्स का महत्वपूर्ण योगदान रहा है तथा उसने सर्वप्रथम इतिहास का क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक अध्ययन प्रारंभ किया। प्रश्न 4. उदारवाद के प्रमुख सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। उत्तर: उदारवाद के प्रमुख सिद्धांत: व्यक्तिगत स्वतंत्रता। प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार, अभिव्यक्ति और कार्यों में स्वतंत्रता प्राप्त है, जब तक कि वह दूसरों को नुकसान न पहुंचाए। समानता का सिद्धांत: कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं और किसी भी प्रकार के भेदभाव का विरोध किया जाता है। लोकतंत्र की प्रतिष्ठा: यह सिद्धांत प्रतिनिधि लोकतंत्र और जनता की सरकार का समर्थन करता है, जहां लोगों को आप नेता चुनने का अधिकार होता है। निजी संपत्ति का अधिकार: उदारवाद निजी संपत्ति के अधिकार को मान्यता देता है और इसकी सुरक्षा महत्वपूर्ण मानता है। कानून का शासन: सभी व्यक्तियों को यहाँ तक कि सरकार को भी कानून का पालन करना चाहिए और कानून सर्वोच्च होता है। स्वतंत्र न्यायपालिका: एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की आवश्यकता पर बल दिया जाता है, जो संविधान और कानून के अनुसार न्याय प्रदान करती है। धार्मिक और सामाजिक सहिष्णुता: विभिन्न धर्मों और समाजों के प्रति सहिष्णुता और समानता को बढ़ावा देता है। थैंक यू गाइस।